क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं नंद किशोर जोशी और मेरे साथ हैं सातोकी जी सावरकर जी। इनके दादाजी हैं वीर दामोदर सावरकर और आज ये कटक में पधारे हैं, आए हैं। यहाँ वीर सावरकर फाउंडेशन की तरफ से कटक क्लब प्रीमिसेस में एक प्रोग्राम आयोजित था, उसी में चीफ गेस्ट के तौर पर आज आए हैं नेताजी सुभाष बोस जयंती के उपलक्ष्य में। आज इनसे हम चर्चा करेंगे वीर सावरकर जी के बारे में। तो वो तो हमारे नजर में तो वो हिंदू हृदय सम्राट है, बिल्कुल, और देश के अनन्य स्वाधीनता सेनानी है जी। तो मेरे मन में कई बार आता है कि वो आजादी के बाद भी वो तो कई साल तक जिंदा थे जी। उनका देहांत कब हुआ? उनका देहांत हुआ 26 फरवरी 1966 को। अच्छा, जब आजादी के करीब 20 साल तक वो जिंदा थे जी। तो कभी उन्होंने तो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई खूब जोर शोर से लड़ी है जी। जो चंद 2 4 5 आदमी सबसे ज्यादा जो जितने जोर शोर से लड़े थे स्वाधीनता संग्राम में, उनमें उनका नाम भी अग्रणी रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। तो आजादी के बाद उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी में वो गए नहीं, राजनीति में कुछ गए नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन नहीं किया है। इसमें आप कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, बात ऐसी हुई कि स्वतंत्रवीर सावरकर की मुक्तता 1937 में हुई। ब्रिटिशों के जो उन्होंने दंड दिया था उन्हें जन्मठेप का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 1937 में वो फ्री होने के पश्चात हिंदू महासभा, आप जानते रहेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो हिंदू महासभा एक धार्मिक संस्था थी पहले। अच्छा। और कई वर्षों तक वो कांग्रेस में ही एक सम्मिलित गुट था। तो सावरकर जी ने सोचा कि हिंदू महासभा का रिवाइवल किया जाए और जो भी देश का स्वतंत्रता संग्राम था, देश को अखंड रखने की राजनीति थी, और मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में हिंदुओं की एकजुट रहे, इस मनोकामना से हिंदू महासभा का रिवाइवल स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने किया। इन द ईयर 1939 उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया हिंदू महासभा का, और हिंदू महासभा के माध्यम से उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं। सावरकर जी स्वयं चुनाव में खड़े हुए? स्वयं नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े किए। हिंदू महासभा की तरफ से उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए? जी जी जी। इन द ईयर 1939 से लेके जब प्रांतिक नहीं हुआ। महाराष्ट्र में क्या ना, महाराष्ट्र के बाहर भारत में विभिन्न प्रांतों में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपने सुना है, वो एक हिंदू महासभा के लीडर थे, वो चुन के आए थे। तो जो राजनीति के विषय में हम बात कर रहे थे, तो 1939 से ही सावरकर जी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। 1945 के चुनाव में जब हिंदू महासभा को उतना मतदान नहीं हुआ, पूरी तरह से हार गई हिंदू महासभा, तब उनको मानसिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा था। वो बीमार भी हुए थे और उनकी आयु के चलते एवं अंडमान में जो उनको कष्ट सहने पड़े, उसके चलते हुए फिर स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया और फिर वो कभी राजनीति में नहीं आए। उनको कभी, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी जमाने में भारतीय जनसंघ हुआ करती जी, और जिनका नाम आपने दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो भी जनसंघ के या हिंदू महासभा के नेता थे जी। तो उन्होंने भी कभी सावरकर जी को अनुरोध नहीं किया क्या आप सक्रिय राजनीति में आइए, चुनावी राजनीति में आइए? कभी बहुत आग्रह था, लेकिन सावरकर जी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आयु भी इतनी हो चुकी थी। और सावरकर जी ने कहा कि मैं भाषण देने तो चाहूंगा, किंतु अभी जो राजनीति हम कहते हैं फुल टाइम राजनीति, वो मेरे माध्यम से नहीं हो सकती। चूंकि उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए वो मना कर रहे थे। उम्र भी हो गई थी और जो कष्टदायी यातनाएं जो अंडमान में जो झेली थी जी, मतलब उनके शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो सक्रिय राजनीति में स्वाधीनता के बाद नहीं आए। ये बड़ा कारण जी। अच्छा, जो लोग स्वाधीनता के पश्चात समझिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उनके जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे, वो कभी सावरकर जी से मिलने
उनके आवास पर मैंने आप लोगों के निवास स्थान पर पहुंचते थे क्या? सावरकर जी को मिलने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर जी भी मिलने गए थे। मेजर जनरल करियप्पा जिनका नाम है, हाँ, मेजर जनरल वो भी मिलने गए थे। जो जनरल करियप्पा तो स्वाधीन भारत में पहले सेनापति थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मिलने आए थे। आर्मी जनरल थे। हाँ हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े नेता मिलने तो आते थे, आशीर्वचन लेने आते थे। और सावरकर जी वही कहते थे कि हिंदू हित की राजनीति आप आगे बनाए रखें। किंतु कुछ समय हुआ ये होने में कि जब जनसंघ था, फिर वो भारतीय जनता पक्ष में रूपांतरित हो गया। तब उन्होंने गांधीवादी समाजवाद का अवलंबन किया था। सावरकर जी तब नहीं थे, पर अगर वो तभी हिंदुत्ववादी हो जाते, हिंदुत्ववाद अपना लेते, तो जो 2014 तक हमें रुकना पड़ा है, वो थोड़ा जो परिवर्तन है वो जल्दी हो जाता था। और आज जो हम इस देश की दुर्दशा देख रहे हैं, एक वक्फ करके बोर्ड है और पर्सनल लॉ है, ये जो फैल रहा है भारत में, उसका प्रतिबंध उसी समय हो रहा है। तो सावरकर जी के जब वो जीवित थे उस समय, मतलब आपके पिताजी, आप तो सावरकर जी के पोते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम अशोक नारायण सावरकर है। सावरकर जी के जो छोटे भाई थे, हाँ, नारायण दामोदर सावरकर, हाँ, उनके बेटे अशोक सावरकर और उनका बेटा मैं। हाँ, वो तो एक ही बात का, तो एक ही परिवार के हो आप। जी जी। तो मतलब सावरकर जी के छोटे भाई, हाँ, आपके पिताजी जी, वो भी कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं की, ये क्या थे। मेरे चाचा सक्रिय राजनीति में थे। आपके चाचा तो वो मेरे किस पार्टी में थे? हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? उनका नाम है विक्रम नारायण सावरकर। अच्छा। और फिर उनके पश्चात हमारे कुटुंब से मेरी माताजी अच्छा, हिमानी अशोक सावरकर, ये सभी सभी हिंदू महासभा से जुड़े हिंदू महासभा से ही जुड़े रहे, उनके उसके माध्यम से ही राजनीति करते थे। अच्छा, आज भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं क्या आपके परिवार? अभी तो कोई जीवित नहीं है, वो सब स्वर्गवासी। मतलब आपकी जो पीढ़ी है, मेरे पीढ़ी से तो मैं ही जुड़ा हुआ हूँ अच्छा, हिंदू महासभा। अच्छा अच्छा। अब मैं आ रहा हूँ जी। कि जब ये जो बॉम्बे में नेताजी सुभाष बोस वीर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर जी से मिलने कोलकाता से गए बॉम्बे जी, और उनसे मुलाकात की जी, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। बता रहा हूँ। तो वो थी गुप्त मीटिंग जो कहते हैं, गुप्त बैठक, वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो दो ही लोग थे, सुभाष बाबू और सावरकर जी। तो सुभाष बाबू का मानस ये था कि वो अलग पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, वो जाके कोलकाता वापस जाके जो हॉलवेल एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका स्टैचू उखाड़ के फेंकने वाले थे। तो सावरकर जी ने उनका उद्बोधन किया कि आप ऐसी क्षमता रखते हो कि आप में इतनी क्षमता है कि आप पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिला के उखाड़ के फेंक सकते हो। तो आप जैसे व्यक्ति ने स्टैचू उखाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, आप में क्षमता है। तो उसके पश्चात सुभाष जी ने कहा कि आपके पास कोई प्लान है क्या? तो सावरकर जी ने कहा कि मैं और रास बिहारी बोस, वो जापान में थे, हिंदू महासभा की शाखा उन्होंने वहां पे आरंभ की थी। वो कहने लगे कि मैं और रास बिहारी बोस ये दोनों संपर्क में है। उन्होंने हिंदू मिलिटराइजेशन, जैसा मैं यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ वैसा मिलिटराइजेशन वहां पे भी किया है, उनके पास फौज खड़ी है। आप किसी भी प्रकार से भारत से बाहर निकलिए। सुभाष बाबू और सावरकर जी की वो मीटिंग वही समाप्त होगी। फिर जाके 3 महीने पश्चात सुभाष बाबू, हम सब जानते हैं कि पहले वो कंधार में चले गए और फिर वहां से कोलकाता से गुप्त रूप से कंधार गए, वहां से वो जर्मनी चले गए, जर्मनी से फिर जापान चले गए, रास बिहारी बोस से भेंट मिले। और जो भी उन्होंने सैन्य दल जमा किया था, उसका नेतृत्व का स्वीकार नेताजी सुभाष बोस किए जापान में किए। तो नेताजी, ये जो रास बिहारी बोस, इसका मतलब रास बिहारी बोस और वीर सावरकर ये दोनों में भी आपस में संपर्क जुड़ा हुआ था। हाँ। वो कैसे था मैं बताता हूँ आपको। इसका जो है खुलासा जिसको कहते हैं, वो सावरकर जी ने अपने भाषण में किया है। अभी ब्रिटिशों की नजर तो सावरकर जी के ऊपर थी, तो संपर्क कैसे बनाए रहे? रास बिहारी बोस पत्र लिखते थे और वो पत्र वो भेजते थे वहां के बौद्ध विहार में।
कहा कि जापान के जापान की, जहाँ वो रहते हैं। जापान के बौद्ध विहार से वो पत्र आता था दादर, मुंबई के बौद्ध विहार, और वहाँ सावरकर जी का कोई भी व्यक्ति जाके मतलब लेटर वहीं पे पढ़ता था और सारा सावरकर जी को बताता था, फिर सावरकर जी लेटर लिख के वहाँ लेके जाते थे। ऐसा संपर्क बना हुआ जी, मतलब बौद्ध विहार के माध्यम से, मुंबई और टोक्यो ये दोनों में बौद्ध विहार जी के माध्यम से दोनों बड़े बड़े राष्ट्र भक्तों में संपर्क बना हुआ है। बहुत अच्छी हुई है, तो बहुत बढ़िया जानकारी आप दिए हैं जी। एक और मैं बात बता दूं, जब सावरकर जी का शरीर शांत हुआ, निधन हो गया, या उनके जिंदा रहने के अंदर भी आप लोग मतलब आपके पिताजी, चाचा जी वगैरह जो भी है, तो वो आपके परिवार में कभी मांग नहीं कि भारत सरकार से कि इनको भारत रत्न दिया जाए? कभी नहीं मांगी। सावरकर जी जब जीवित थे तब उनके अनुयायी थे, उनका सरनेम है गोखले, तो उन्होंने भाषण, उत्स्फूर्त भाषण कर रहे थे वो, और उन्होंने कह दिया कि भारत रत्न मिलना चाहिए सावरकर जी। सावरकर जी ने उनको बुलाया, उन्हें कहा कि देश की स्वतंत्रता में ही मेरा सम्मान है, मेरे घर का भी मैं पुनश्च मांग नहीं रहा हूँ, पूरा भारत जितना स्वतंत्र हुआ है वो मेरा घर है, वो घर आज स्वतंत्र हुआ है तो मैं आनंदित हूँ। हमारे पीढ़ी ने भी कभी भी ये डिमांड नहीं की कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले। ये तो आपकी बहुत ही, आप सावरकर जी की और आपके परिवार की बहुत बड़ी मतलब उच्च परंपरा जी, या देश उच्च कोटि का देश प्रेम इससे दर्शाता है, इससे यही मालूम होता है। बहुत अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ आप लोगों में, जैसे आपकी पीढ़ी है अभी, जैसे क्या सोच है जो भी वीर सावरकर जी के परिवार में आप लोग जो भी है, वो क्या सोच है आज की राजनीति जो देश में चल रही है, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोच है आज की राजनीति? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तुष्टीकरण और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, ऐसा पूरा सामना है। और अगले 5 साल जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो यहाँ पे बहुसंख्य है, उनके लिए चुनौती का काल है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ रही है कि जो अराष्ट्रीय विचारधारा है वो इस भूमि के ऊपर पूरा नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो भूमि हो, फिर वो आपकी वास्तु हो, या फिर आपकी भूमिटी हो। मतलब ये संकट देश विरोधी ताकतों की नजर है, इन सब के ऊपर नजर है, वो अपने द्वार तक आ चुकी है। और ऐसे परिस्थितियों में ये भी सच है कि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री आपके बचाव के लिए सक्षम नहीं है। आपको स्वयं का बचाव स्वयं करना है। अगले 5 साल ये युद्धमान अवस्था चलती रहेगी। जागतिक राजनीति आप देखेंगे तो अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप का उदय हो गया है, तो जागतिक राजनीति में भी कुछ बदलाव आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवादी शक्तियां जो है वो इकट्ठा होकर ये जो मूलतत्ववाद की समस्या है उसके ऊपर टूट पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आप बोले। अब मुझे केवल अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो राहुल गांधी जो मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा वैसा जो अंट बोलता रहता है, तो उसके ऊपर फिर वो सावरकर जी का बार-बार अपमान भी किया है, और आपने उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया है महाराष्ट्र में, किस जगह पे किया? पुणे में। और उसमें क्या आज की यथास्थिति उस केस की क्या है बता? तो राहुल गांधी है और अन्य कांग्रेस के नेता है, वो संविधान लेके तो घूमते हैं, संसद में भाषण करते हैं कि सावरकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया था, उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति संविधान से बढ़कर है। फिर कई भाषण में कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी, फिर दूसरे भाषण में कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ। तो ये समझने वाली बात है कि सावरकर जी वाज द डेंजरस प्रिजनर्स अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, इसीलिए उनके गले में डी नाम का एक पदक ब्रिटिशों ने दिया था। और सावरकर जी सदैव कॉन्स्पिरेसी करते रहे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो हमारे शत्रु को सावरकर जी का बोध हुआ है, लेकिन जो हम अपने कहते उन्हें सावरकर जी का ज्ञान नहीं हुआ। इसके चलते हुए राहुल गांधी ब्रिटेन में गए, उन्होंने भाषण में कहा कि सावरकर जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि वो और उनके 5-6 मित्र मिलके एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे, और वो देख के सावरकर जी आनंदित हुए। तो ऐसी कोई भी घटना
सावरकर जी के आयु में घटी नहीं है। सावरकर जी ने उनकी कोई भी किताब में इसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सावरकर जी बहुत बहुत पारदर्शी थे। जो भी घटनाएं घटी है उन्होंने सब लिखी है। ये झूठ फैलाना, ये डिफेमेशन है, ये अपकीर्ति है। आप राहुल गांधी के साथ पुणे कोर्ट में केस किए, इसी मुद्दे पे मैंने केस किया। आज उस केस की स्टेटस क्या है, यथास्थिति पता था 3 बार न्यायालय ने पुकारने के पश्चात 3 बार राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे। जो संविधान लेके कई जगह घूमते, संबल में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। फिर उनको जब लास्ट डे था तब ऐसी सिचुएशन थी कि वो दिन वो उपस्थित नहीं रहते तो उनके ऊपर अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलता था। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो उपस्थित रहे और उनके वकील के माध्यम से उनको जामीन या फिर बेल, जिसको कहते हैं बेल मिल गई। तो हम अभी कह सकते हैं कि न्यायालय ने ये प्राथमिक रूप से मान्य किया है कि राहुल गांधी का जो बयान था वो अपमानजनक था और सावरकर जी का अपमान किया। इस विषय में राहुल गांधी बेल के ऊपर बाहर है। अच्छा, आप क्या इस केस को फिर आगे तक लेके जाने आगे तक लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, फिर वो माफी मांगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो भी न्यायपालिका दंड दे, 2 साल का कारावास, बहुत बढ़िया। वो ओके रहे। अब मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि आज जैसे आप कटक आए हैं, नेताजी सुभाष बोस के जन्म स्थान है कटक, और वीर सावरकर फाउंडेशन ने आपको बुलाया है जी। हमारे मित्र हैं श्याम सुंदर जी पोदार, प्रधान जी खंडेलवाल, वो लोग वीर सावरकर फाउंडेशन के मतलब कार्यकर्ता है जी, प्रेसिडेंट वगैरह है, सब प्रेसिडेंट, चेयरमैन वगैरह हैं, सेक्रेटरी हैं। तो उनके माध्यम से आप आए हैं जी। आपको ये आज का प्रोग्राम जो कटक क्लब में अभी आयोजित है हुआ है, आपका हिसाब से प्रोग्राम कैसे क्या लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म धरती है और जो भी वीर सावरकर फाउंडेशन, अभी ये सब वरिष्ठ है मेरे से, मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी की आयु के सब लोग हैं, पर बहुत ज्ञानी है और देश के लिए आज भी हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे जो अगली पीढ़ी है उन पीढ़ियों के लिए वो कुछ ना कुछ योगदान देने का सोचते हैं। तो मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो कल उनका संदेश आया था कि आज ठीक 11 बजे से पहले हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आगे आदरांजलि अर्पित करके उसकी एक तस्वीर ग्रुप में डाली। तो इनका आप सोच देखिए, इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, समर्पण भाव, बहुत अच्छे, मुझे बहुत आनंद, बहुत अच्छा है। मतलब इनका सामाजिक संगठन जो है वीर सावरकर फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य करता है। आपने इसी मौके पर आप कटक आए नेताजी सुभाष बोस की जयंती पर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप माता की इसी तरह सेवा कीजिए और हम लोग का भी जितना होगा सहयोग हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।